बड़ी होकर वेडनेसडे स्कूल की सबसे खतरनाक लड़की बन गई, जिससे कोई पंगा नहीं लेता था। एक दिन उसे पता चला कि उसके भाई को लॉकर में बंद कर दिया गया है। उसने भाई से पूछा कि ये किसने किया, लेकिन भाई को नहीं पता था। जब वेडनेसडे उसे खोल रही थी, तभी उसके दिमाग में अचानक भाई को परेशान करने वालों की झलक दिखाई दी। फिर वेडनेसडे 2 बड़ी पिरान्हा मछलियां लेकर स्विमिंग पूल पहुंची। इस समय भाई को परेशान करने वाले उन लड़कों को नहीं पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। वे तो उल्टा वेडनेसडे को ही चिढ़ा रहे थे। तब वेडनेसडे ने बड़े आराम से पिरान्हा मछलियों को पूल में डाल दिया। वे लड़के पागलों की तरह पूल के किनारे की तरफ भागने लगे, लेकिन इंसान मछलियों से तेज कैसे तैर सकता है। नतीजतन भाई को परेशान करने वाले एक लड़के का थोड़ा सा मांस कट गया। जैसा कि उम्मीद थी, वेडनेसडे को स्कूल से निकाल दिया गया। वेडनेसडे मशहूर एडम्स परिवार की बड़ी बेटी है। पिरान्हा वाली घटना की वजह से निकाले जाने के बाद उसके माता पिता को उसे अपने पुराने स्कूल नेवरमोर अकेडमी में भेजना पड़ा। ये स्कूल खास तौर पर अजीबोगरीब ताकतों वाले बच्चों के लिए है, जिन्हें दुनिया अलग मानती है। ये एक बोर्डिंग स्कूल है। हैरानी की बात ये थी कि प्रिंसिपल और वेडनेसडे की मां पहले रूम में रह चुकी थी। प्रिंसिपल ने वेडनेसडे की फाइल देखी, जिसने 5 साल में 8 स्कूल बदले थे। ये देखकर साफ पता चल रहा था कि वह बहुत ही ज्यादा शरारती थी। लेकिन वेडनेसडे के अच्छे ग्रेड्स और उसकी मां के साथ अपनी पुरानी दोस्ती को देखते हुए प्रिंसिपल ने वेडनेसडे को स्कूल में लेने का फैसला किया। इसके साथ ही वेडनेसडे के लिए काउंसलिंग भी रखी गई और उसे उसी हॉस्टल रूम में रखा गया जहां उसकी मां रहती थी। प्रिंसिपल उसे रूम में ले गई। उसकी रूममेट एक बहुत ही जोश से भरी रंग बिरंगी चीजें पसंद करने वाली वेयरवुल्फ लड़की एनिड थी। एनिड ने खुशी से उसका स्वागत किया, लेकिन वेडनेसडे ने कुछ नहीं कहा। उसके पिता ने बात संभालते हुए कहा कि वेडनेसडे हमेशा ऐसे ही उदास दिखती है क्योंकि उसे रंगों से एलर्जी है। स्कूल ने उसके लिए खास यूनिफॉर्म भी बनवाई है। इसके बाद एनिड वेडनेसडे को ऑफिस ले गई ताकि वो अपनी यूनिफॉर्म और टाइम टेबल ले सके और स्कूल भी देख सके। एनिड बहुत ही प्यार से वेडनेसडे को स्कूल के बारे में बता रही थी, लेकिन वेडनेसडे का स्कूल में ज्यादा दिन रुकने का कोई इरादा नहीं था। फिर वे दोनों आंगन में आए। यहाँ तरह तरह के अजीब बच्चे थे, जैसे वैम्पायर, वेयरवुल्फ, सायरन और गोर्गन वगैरह। माता पिता वेडनेसडे को छोड़कर चले गए। जाने से पहले उसकी मां ने 2 चीजें दी। एक काले रंग की चाबी वाला लॉकेट जिससे जादू किया जा सकता था, और दूसरा एक क्रिस्टल बॉल जिससे वे बात कर सकते थे। उनके जाने के बाद मां को चिंता थी कि वेडनेसडे अकेली कैसे रहेगी। पिता ने मां से कहा कि वो चिंता न करे क्योंकि उन्होंने एक खास इंतजाम किया है। फिर उन्होंने एक स्विच दबाया जिससे कुछ खुल गया। वाकई उन्होंने कुछ प्लान किया था। रात को रूम में वापस आकर वेडनेसडे ने अपने हिस्से की हर चीज को काले रंग से रंग दिया। वेडनेसडे ने एनिड से चुप रहने को कहा क्योंकि वो अपनी नोवेल लिखने वाली थी। अपनी मेहनत से सजाए गए रंग बिरंगे कमरे को बर्बाद होते देख एनिड ने भी बात नहीं मानी और तेज म्यूजिक चला दिया। जब दोनों में बहस हो ही रही थी, तभी वार्डन वहां आ गई। एक तो वो देखने आई थी कि वेडनेसडे ठीक से सेटल हुई या नहीं, और दूसरा वह वेडनेसडे के लिए एक काला डहेलिया फूल लाई थी क्योंकि वार्डन हर बच्चे के लिए उसकी पसंद का सबसे सही फूल चुनकर लाती है। फिर वार्डन हॉस्टल के नियम बताकर वहां से चली गई। अगले दिन जब वेडनेसडे फेंसिंग की क्लास में थी तो थिंक चुपके से उसके पीछे आ गया। वहां एक घमंडी लड़की थी जिसने अपनी साथी को चोट पहुंचा दी। उस लड़की का नाम बियांका था और वो एक सायरन थी। फिर वेडनेसडे ने उससे मुकाबला किया। दोनों ने एक एक पॉइंट लेकर बराबरी कर ली। आखिरी राउंड में बिना हेलमेट के मुकाबला था। जिसका खून पहले गिरेगा वह हारेगा, लेकिन आखिर में सायरन लड़की जीत गई। इसके बाद वेडनेसडे और रोवन एक साथ मेडिकल रूम में गए। अपनी चोट का इलाज कराने के बाद वेडनेसडे जैसे ही बाहर निकली, छत पर लगी एक मूर्ति सीधी उसके ऊपर गिरने लगी। तभी किसी ने उसे धक्का दे दिया और वेडनेसडे बाल बाल बच गई। जब वेडनेसडे को होश आया तो उसने अपनी जान बचाने वाले को शुक्रिया नहीं कहा। उसने कहा, तुम्हें पता है बहुत से लोग बस शुक्रिया कहते हैं। मैं नहीं चाहती थी कि कोई मुझे बचाए, इसलिए मुझे उस चीज को तुम्हारे ऊपर गिरने देना चाहिए था। मैं अपनी जान देना ज्यादा पसंद करती। दरअसल सामने खड़ा लड़का वेडनेसडे को पहले से जानता था। बचपन में जेवियर अपनी गॉडमदर के फ्यूनरल में आया था। उसकी गॉडमदर और वेडनेसडे की दादी दोस्त थी। लुका छिपी खेलते हुए जेवियर एक ताबूत में छिप गया था। जब ताबूत को श्मशान ले जाया जा रहा था तब जेवियर उसमें फंसा हुआ था। वो वेडनेसडे ही थी जिसने उसकी आवाज सुनी और मशीन रोककर जेवियर की जान बचाई थी। इसलिए आज हिसाब बराबर हो गया। वापस रूम में आकर वेडनेसडे ने अपना काम शुरू किया और छुप कर जा रहे थिंग को पकड़ लिया। सच तो यह है कि वेडनेसडे को थिंग के बारे में पहले से पता था। वो जानती थी कि ये उसके माता पिता ने उस पर नजर रखने के लिए भेजा है। आखिर में वेडनेसडे और थिंग के बीच डील हुई कि थिंग हमेशा उसका वफादार रहेगा। वेडनेसडे का पहला प्लान इस स्कूल से भागना था। एक दिन प्रिंसिपल वेडनेसडे को शहर में एक साइकियाट्रिस्ट के पास ले गई। नेवरमोर के सभी बच्चे उन पर भरोसा करते थे। वेडनेसडे के पिछले साइकियाट्रिस्ट का तो उसका इलाज करते करते दिमाग ही खराब हो गया था और उन्होंने पूरे 6 महीने की छुट्टी ले ली थी। नए डॉक्टर से बात करते हुए वेडनेसडे वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर वहां से खिड़की के रास्ते भाग गई। रास्ते में वो गलती से सेब बेचने वाले एक आदमी से टकरा गई। तभी उसे उस आदमी का भविष्य दिखा कि सेब पहुंचाते वक्त उसका एक्सीडेंट होने वाला है, लेकिन उस आदमी ने वेडनेसडे को अजीब कहकर डांट दिया। वेडनेसडे वहां से मुड़कर सीधे वेदरवेन कैफे में गई और 4 एस्प्रेसो कॉफी ऑर्डर की। किस्मत खराब थी कि उनकी कॉफी मशीन टूट गई थी। आखिर में वेडनेसडे ने उसे ठीक किया। शुक्रिया कहने के लिए वहां काम करने वाले टाइलर ने कहा कि वो अपनी गाड़ी से वेडनेसडे को रेलवे स्टेशन छोड़ देगा, लेकिन टाइलर की शिफ्ट खत्म होने में 1 घंटा बाकी था और वेडनेसडे को जल्दी थी। वेडनेसडे ने टाइलर को डॉलर भी दिए, फिर भी टाइलर ने मना कर दिया। इसलिए वेडनेसडे को मजबूरन वहां बैठना पड़ा। दूसरी तरफ जब साइकियाट्रिस्ट ने देखा कि वेडनेसडे गायब है तो वो उसे ढूंढने निकली। दरवाजे पर खड़ी प्रिंसिपल ने घबराकर पूछा कि क्या हुआ। तब उन्हें पता चला कि वेडनेसडे फिर भाग गई है। कैफे में बैठी वेडनेसडे के पास 3 लड़के आए जो उससे पंगा लेना चाहते थे। वेडनेसडे ने उन्हें अच्छा सबक सिखाया। कुछ ही सेकंड में तीनों जमीन पर गिरे पड़े थे और उठ नहीं पा रहे थे। टाइलर हैरानी से वेडनेसडे को देख रहा था। वेडनेसडे ने ये सारी फाइटिंग अपने अंकल से सीखी थी। तभी टाइलर के पिता कैफे में आए और हैरान रह गए कि कैसे एक छोटी सी लड़की ने 3 लड़कों की धुलाई कर दी। टाइलर के पिता डोनोवन शहर के शेरिफ है। फिर प्रिंसिपल भी खबर सुनकर कैफे पहुंच गई। जैसे ही प्रिंसिपल वेडनेसडे को वहां से ले जाने लगी, शेरिफ को पता चला कि वह एडम्स परिवार से है। उसने वेडनेसडे को रोककर कहा कि उसके पिता ने एक खून किया था और उन्हें जेल में होना चाहिए था, और जैसे पिता वैसी बेटी, इसलिए शेरिफ ने कहा कि वो उस पर हमेशा नजर रखेगा। वापस लौटते वक्त प्रिंसिपल ने वेडनेसडे से कहा कि वो अब और दुश्मन न बनाए, स्कूल में अच्छे दोस्त बनाए, उसे
आगे चलकर उनकी जरूरत जरूर पड़ेगी। तभी उन्होंने देखा कि आगे एक एक्सीडेंट हुआ है। ये वही सेब बेचने वाला आदमी था। रूम में वापस आकर वेडनेसडे बालकनी में अपनी सेलो बजाने लगी। एक गाना खत्म होने के बाद एनिड अंदर आई। एनिड ने खुद ही बताया कि हालांकि वो एक वेयरवुल्फ है, लेकिन वो अपना रूप नहीं बदल सकती, बस थोड़े से नाखून निकालना ही उसकी ताकत है। उसने डॉक्टर्स को भी दिखाया, शायद वो जिंदगी में कभी रूप न बदल पाए। ऐसा हुआ तो उसे परिवार से बाहर निकाल दिया जाएगा और वो एक अकेली भेड़िया बन जाएगी। वेडनेसडे ने उससे पूछा कि वो क्यों रो रही है। एनिड ने कहा क्योंकि वह दुखी है। क्या वेडनेसडे कभी नहीं रोती? एनिड को इतना दुखी देखकर वेडनेसडे ने उसे अपने बचपन की एक बात बताई। जब वो 6 साल की थी, वो अपने पालतू बिच्छू को टहला रही थी, लेकिन कुछ लड़कों ने उसका रास्ता रोक लिया क्योंकि उन्हें लगा कि सिर्फ अजीब लोग ही बिच्छू पालते हैं। फिर उनमें से 2 लड़कों ने वेडनेसडे को दीवार से कसकर दबा दिया और उसे मजबूर किया कि वो अपने बिच्छू को उनके दोस्त की साइकिल से कुचलता हुआ देखे। वेडनेसडे ने दुखी होकर उस बिच्छू को दफना दिया। उसी दिन से वेडनेसडे को समझ आ गया कि आंसुओं से कोई समस्या हल नहीं होती। उसने कसम खाई कि वो फिर कभी नहीं रोएगी। इसके बाद उस दिन से वे दोनों लड़कियां दोस्त बन गई। इसी बीच थिंग वापस टाइलर के पास गया और उसने थिंग के हाथ पर अपना नंबर लिख दिया ताकि वेडनेसडे उसे कॉल कर सके। उसने टाइलर का वीडियो कॉल उठाया और पूछा कि क्या वो अभी भी वहां से भागने में उसकी मदद करेगा और उसे अपना प्लान बताया। टाइलर मान गया और वो भी बिना किसी स्वार्थ के मदद करने को तैयार था। वेडनेसडे हार्वेस्ट फेस्टिवल में पहुंची। वहां प्रिंसिपल की नजरें लगातार उसी पर टिकी थी। फिर वेडनेसडे और टाइलर ने आतिशबाजी शुरू होते ही पार्किंग के पीछे मिलने का प्लान बनाया। वेडनेसडे ने दुकान के बॉस से कहकर प्रिंसिपल का ध्यान भटकाया। जैसे ही प्रिंसिपल ने पलटा, वेडनेसडे गायब हो चुकी थी। फिर टाइलर ने वेडनेसडे को उसके पिता की पुरानी पुलिस फाइल ढूंढने में मदद की। फाइल लेकर वेडनेसडे खुशी खुशी टाइलर के साथ कार से निकलने ही वाली थी कि तभी 3 लड़के डंडे लेकर वेडनेसडे की तरफ बढ़ने लगे। टाइलर वेडनेसडे का हाथ पकड़कर भागा। तभी वे अचानक रोवन से टकरा गए और वेडनेसडे को रोवन के भविष्य का नजारा दिखा। उसने देखा कि रोवन जंगल की तरफ भाग रहा है। मजबूरन वेडनेसडे को पहले रोवन के पीछे जाना पड़ा। वो चाहती थी कि रोवन तुरंत वापस आ जाए। वेडनेसडे ने जंगल में रोवन को ढूंढ निकाला और कहा कि उसकी जान को खतरा है, लेकिन रोवन ने अपनी जादुई ताकतों से वेडनेसडे को हवा में उठा लिया और उसका गला घोंटने लगा। वेडनेसडे को भी समझ आ गया कि उसी ने उस पर वो पत्थर की मूर्ति गिराई थी। रोवन ने एक तस्वीर निकाली जिसमें जो लड़की थी वो बिल्कुल वेडनेसडे जैसी थी। रोवन ने बताया कि ये तस्वीर उसकी माँ ने कई साल पहले यहाँ पढ़ते समय बनाई थी। उसकी माँ भविष्य देख सकती थी। मरने से पहले उसकी माँ ने उसे बताया था कि अगर ये लड़की नेवरमोर अकेडमी आए तो उसे हर हाल में रोकना होगा, क्योंकि ये लड़की स्कूल और यहाँ के सभी लोगों को तबाह कर देगी। वेडनेसडे की सांसें टूटने ही वाली थी कि तभी वहाँ एक भयानक मॉन्स्टर आ गया और उसने रोवन को मार डाला। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा वेडनेसडे ने देखा था। मॉन्स्टर ने वेडनेसडे की तरफ देखा पर उसे बिना नुकसान पहुंचाए ही वहाँ से चला गया। इसके बाद वेडनेसडे वो तस्वीर लेकर अपने कमरे में लौट आई। वहाँ बैठकर उसने अपने पिता की फाइल देखी और जादुई गोले से अपने माता पिता से बात की। वेडनेसडे ने पूरे हफ्ते के बारे में सोचा। वो 2 बार मरते मरते बची थी। उसे पता चला था कि उसके पिता शायद एक कातिल है और शायद वो खुद स्कूल की तबाही की वजह बनेगी और एक खूंखार मॉन्स्टर ने उसकी जान भी बचाई। उसने अपनी माँ से कहा कि उसे अब इस जगह से प्यार होने लगा है। उधर पुलिस ने पूरी रात जंगल की खाक छानी पर उन्हें कुछ नहीं मिला, ना कोई लाश और ना ही पैरों के निशान। खून की एक बूंद तक नहीं थी, जैसे वहाँ कोई लड़ाई ही ना हुई हो। अगले दिन शेरिफ ने वेडनेसडे से पूछताछ की। वेडनेसडे ने शेरिफ को साफ कहा कि कोई रोवन के खून को छुपाना चाहता है, इसीलिए क्राइम सीन को इतनी सफाई से मिटाया गया। प्रिंसिपल भी वेडनेसडे की बातों को झुठलाना चाहती थी पर ऐसा कर नहीं सकी क्योंकि शेरिफ को भी यकीन हो चला था बाहर कोई खूंखार मॉन्स्टर है और शेरिफ की जानकारी में अब तक 3 लोग मारे जा चुके थे। तभी शेरिफ का एक ऑफिसर वहाँ एक लड़के को लेकर आया। उस लड़के को देखकर सब हैरान रह गए क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि रोवन ही था। वेडनेसडे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पा रही थी। प्रिंसिपल, शेरिफ और थेरेपिस्ट सबको यही लगा कि वेडनेसडे का दिमाग खराब हो गया है या फिर वो बस सबका ध्यान खींचने के लिए ये सब मनगढ़ंत कहानियां बना रही है। वेडनेसडे ने तय किया कि वो यही रुककर इस रहस्य का पर्दाफाश करेगी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ था उसने वेडनेसडे को काफी परेशान कर दिया था। वेडनेसडे ने उस तस्वीर में एक अजीब सा निशान देखा। अगले दिन उसने प्रिंसिपल के पास जाकर रोवन से मिलने की जिद की पर प्रिंसिपल ने बताया कि रोवन को स्कूल से निकाल दिया गया है और वो आज दोपहर की पहली ट्रेन से यहाँ से जा रहा है। इसलिए वेडनेसडे ने थिंग को रोवन के पीछे लगा दिया और खुद वो जेवियर से मिलने गई क्योंकि जेवियर रोवन का रूममेट था। जेवियर ने उसे बताया कि रोवन हमेशा से ही थोड़ा अजीब था और पिछले कुछ हफ्तों से तो उसका बर्ताव और भी डरावना हो गया था। जब रोवन कार से निकला तो थिंग भी उसके साथ पीछे छिपकर बैठ गया और स्टेशन तक पहुंच गया, लेकिन पीछा करते करते वो एक च्युइंग गम में बुरी तरह चिपक गया। उधर रोवन वॉशरूम के अंदर चला गया पर जब दरवाजा खुला तो अंदर से रोवन की जगह एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। च्युइंग गम से पीछा छुड़ाते छुड़ाते थिंग को देर हो गई। जब वो वॉशरूम के पास पहुंचा तो जाहिर है उसे पता नहीं था कि ये बूढ़ा आदमी ही रोवन है। थिंग ने अंदर जाकर देखा तो वहाँ सिर्फ रोवन का बैग पड़ा था। उसने बाहर आकर उस बूढ़े आदमी को भी बहुत ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिला और वो बूढ़ा आदमी एक सुनसान जगह पर जाकर अचानक से प्रिंसिपल के रूप में बदल गया। थिंग से इतनी बड़ी चूक हो गई तो जाहिर है कि वेडनेसडे से उसे खूब डांट भी खानी पड़ी। वेडनेसडे जंगल में जाकर और सुराग ढूंढना चाहती थी पर प्रिंसिपल की गिद्ध जैसी नजरें उसी पर थी, इसलिए वेडनेसडे ने एनिड से मदद मांगी। दोपहर को वेडनेसडे को बी कीपिंग क्लब में जाना था तो उसने एनिड से कहा कि वो उसकी जगह भेष बदलकर चली जाए, लेकिन एनिड ने साफ मना कर दिया। एक तो उसे मधुमक्खियों से डर लगता था और दूसरा उसे लगता था कि वेडनेसडे को थिंग से माफी मांगनी चाहिए। एनिड ने वेडनेसडे को समझाया कि थिंग उसके परिवार का हिस्सा है, अगर वेडनेसडे उससे माफी मांग ले तो ही वो उसकी मदद करने के बारे में सोचेगी। हारकर वेडनेसडे कमरे में वापस आई। थिंग एनिड के बिस्तर पर बैठकर आराम से मैगजीन पढ़ रहा था। माफी मांगते वक्त भी वेडनेसडे का एटीट्यूड कम नहीं था। थिंग ने गुस्से में मैगजीन फेंक दी और वेडनेसडे को अपने पास बैठने को कहा। वो जानना चाहता था कि आखिर बात क्या है और वेडनेसडे इतनी परेशान क्यों है। वो चाहता था कि वेडनेसडे अपने दिल की बात उससे शेयर करे। आखिरकार वेडनेसडे ने वो तस्वीर निकाली और थिंग को बताते हुए कहा कि यही उसका सबसे बड़ा डर है, इसलिए उसे हर हाल में सच का पता लगाना होगा। थिंग ने प्यार से वेडनेसडे का हाथ हथपाकर उसे हिम्मत दी। इधर एनिड ने भी अपने मधुमक्खियों के डर पर काबू पाया और वेडनेसडे की मदद करने
करने को तैयार हो गई। वेंसडे जंगल में पहुंच गई इससे पहले कि शेरिफ और खोजी कुत्ते उसे पकड़ पाते। टाइलर ने सही वक्त पर वेंसडे को खींचकर बचा लिया। उसने बताया कि वो पुलिस के कुत्तों को चकमा देने के लिए कॉफी पाउडर का इस्तेमाल कर रहा है। दोनों उस जगह पहुंचे जहां रोवन का खून हुआ था। वहां वेंसडे को रोवन का चश्मा मिल गया। चश्मा उठाते ही उसके दिमाग में रोवन की यादें फ्लैश होने लगी। एक याद में वो पत्थर की मूर्ति को वेंसडे पर गिरा रहा था, दूसरी याद में वो कमरे में जेवियर के साथ लड़ रहा था और आखिरी याद में वो छुट्टियों से पहले एक पुरानी सी किताब से वो तस्वीर फाड़ रहा था और उस किताब के कवर पर बड़े बड़े अक्षरों में नाइटशेड्स क्लब लिखा हुआ था। वेंसडे उस किताब को ढूंढने लाइब्रेरी पहुंची पर वो वहां नहीं थी। तभी एक टीचर उसके पास आई। वेंसडे ने उन्हें वो निशान दिखाया। टीचर ने बताया कि ये पुराने स्टूडेंट्स के एक सीक्रेट क्लब का लोगो है जिसे नाइटशेड्स कहते थे, लेकिन कई साल पहले वो क्लब बंद कर दिया गया था। इसके बाद जब जेवियर नहाने गया तो वेंसडे चुपके से उसके और रोवन के कमरे में घुस गई। वहां छानबीन करने पर उसे सिर्फ एक अजीब सा मास्क मिला। तभी अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। वेंसडे झट से बेड के नीचे छिप गई। जो लड़की अंदर आई वो सायरन बियांका थी, जो पहले जेवियर की गर्लफ्रेंड रह चुकी थी। उन दोनों की बातें सुनकर वेंसडे को पता चला कि जेवियर अब वेंसडे को पसंद करने लगा है, इसलिए बियांका वेंसडे से चिढ़ने लगी है और वो अब उसकी रूममेट एनिट को भी सबक सिखाना चाहती थी। वेंसडे जब कमरे में वापस आई तो एनिट फूट फूट कर रो रही थी क्योंकि कल होने वाली बोट रेस के लिए उसकी साथी योको ने एंड मौके पर उसे धोखा दे दिया था, जिसकी वजह से रेस के लिए उनकी टीम में एक मेंबर कम पड़ रहा था। वेंसडे ने उसे बताया कि ये सब सायरन बियांका की रची हुई साजिश है, इसलिए वेंसडे ने खुद उस रेस में हिस्सा लेने की ठानी ताकि एनिट के साथ मिलकर वो उन साइंस को धूल चटा सके। अगले दिन दोनों ने एक जैसी शानदार यूनिफॉर्म पहनी। पूरी तैयारी के साथ रेस शुरू हुई। बियांका ने पहले से ही पानी के अंदर एक सायरन को छिपा रखा था। उसने आते ही एक बोट को पलट दिया। वेंसडे समझ गई कि ये सायरन की ही करतूत है। उसने तुरंत थिंक को इशारा करके बटन दबाने को कहा। बटन दबाते ही वो सायरन एक जाल में बुरी तरह फंस गई। अब सिर्फ 3 बोट्स ही किनारे पर पहुंच पाई। वेंसडे झंडा चुराने के लिए अकेले ही आगे बढ़ी। उधर एनिट ने दूसरी टीम की बोट का रास्ता रोक लिया। वेंसडे ने जैसे ही उस काले झंडे को छुआ वो अचानक से एक अजीब से ख्वाब में चली गई। उसे एक लड़की दिखाई दी जो बिल्कुल उसी की तरह दिखती थी। उस लड़की ने उससे कहा कि तुम ही वो चाबी हो। होश में आने के बाद वेंसडे ने ज्यादा सोचा नहीं और झंडा लेकर तेजी से अपनी बोट की तरफ भागने लगी क्योंकि वो रेस में काफी पिछड़ चुकी थी। आधे रास्ते में दूसरी टीम की बोट में पानी भरने लगा और वो डूबने लगी। वेंसडे ने बड़ी आसानी से उन्हें पीछे छोड़ दिया। अब रेस में सिर्फ वेंसडे और साइंस की टीम बची थी। बियांका को हराने के लिए वेंसडे ने एक बटन दबाकर हमला करने की तैयारी की। तभी पानी के अंदर से वो सायरन फिर से आ गई। इस खतरनाक मौके पर थिंक पानी में कूद पड़ा और उसने एक जोरदार मुक्का मारकर सायरन को बेहोश कर दिया। इसके बाद वेंसडे ने बियांका की बोट पर हमला किया और उनकी बोट को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया। आखिरकार वेंसडे की ब्लैक कैट टीम की शानदार जीत हुई। प्रिंसिपल ने अपने हाथों से उन्हें ट्रॉफी दी, पर वेंसडे को ये भीड़ भाड़ और जश्न बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वो वहां से चुपचाप निकल गई। टहलते हुए वेंसडे एक अजीब सी मूर्ति के पास पहुंची। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही वो जगह है जहां कभी नाइटशेड्स क्लब हुआ करता था। रात के अंधेरे में वेंसडे फिर से वहां पहुंची। मूर्ति के हाथ में जो किताब थी उसी से उसने अंदर जाने का राज ढूंढ निकाला, जो था 2 बार चुटकी बजाना। चुटकी बजाते ही दरवाजा खुला और वेंसडे आसानी से अंदर चली गई। फिर वो तहखाने में गई जहां उसे कुछ खिसकाने के निशान दिखे। उसने जैसे ही वो पुरानी किताब निकाली, किसी ने पीछे से आकर उसके मुंह पर बोरी डाल दी, लेकिन वेंसडे ने एक ही पल में उन्हें पहचान लिया। असल में ये कोई सीक्रेट क्लब नहीं बल्कि कुछ अमीर और बिगड़े हुए बच्चों के टाइम पास की जगह थी। ये असली नाइटशेड्स क्लब तो बिल्कुल नहीं था। वेंसडे ने अपने ही अंदाज में उन सब का जमकर मजाक उड़ाया, फिर खुद ही अपने हाथों की रस्सियां खोलकर वहां से स्टाइल में निकल गई। वापस अपने कमरे में आकर वेंसडे ने वो किताब खोली। उसने देखा कि उस डरावनी तस्वीर का एक और हिस्सा भी था। तस्वीर के मुताबिक दुनिया की तबाही के वक्त सिर्फ वेंसडे ही नहीं बल्कि वो पिलग्रिम यानी वो खूंखार तीर्थयात्री भी वहां मौजूद होगा। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।